आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद से एक तरफ बीजेपी में खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों में सरफुटोबल मच गई है। वो सरफुटोबल इसलिए कि जो इंडिया अलायंस बना था और जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन में वजीर आजम मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की पूरी हिकमत अमली तैयार की जा रही थी, उसको बड़ा धचका लगा है। क्योंकि कांग्रेस ने मनमाना रवैया अपनाते हुए तमाम दीगर जो अपोजिशन पार्टियां थी उनको नज़रअंदाज कर दिया था और वो अपने दम पर इलेक्शन लड़ रही थी। और उसका पूरा मंसूबा यह था कि इलेक्शन के बाद हम सीट शेयरिंग पर बात करेंगे और ताकि कांग्रेस मजबूत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद जो 6 दिसंबर यानी कल दिल्ली में मीटिंग होनी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी, वो मीटिंग मुलतवी कर दी गई। इसी सिलसिले में तफसीली बातचीत के लिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर डॉक्टर खालिद रजा खान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस पर आपने कई बार तफसीली बातचीत की, लेकिन अभी जो माहौल है, जो इंडिया अलायंस की 2-3 मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद 2 महीने का वक्फा कांग्रेस रियासती इलेक्शन जो हो रहे थे उसमें मसरूफ थी और उसी मसरूफियत का हवाला देकर कांग्रेस ने कोई मीटिंग नहीं होने दी। और आज कांग्रेस की कंडीशन बहुत खराब नजर आ रही है और दीगर अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो सख्त नाला हैं। आप कैसे देखेंगे? ये नेचुरल है कि कांग्रेस ही नहीं, तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके लीडरान भी, जो मैक्सिमम जो लीडरान हैं जो इन तमाम रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ जहाँ इलेक्शन था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, वो सब इलेक्शन में मसरूफ़ थे। इसलिए तमाम लीडरान का इंडिया अलायंस का जो कि अगर कोई मीटिंग होती तो उसमें शामिल हो पाना मुश्किल था। तो प्रैक्टिकली ये फैसला ठीक था कि अभी फ़िलहाल असेंबली इलेक्शन की वजह से उसको इंडिया अलायंस की कोई सी बड़ी मीटिंग को टाल दिया जाए, तो उन्होंने टाल दिया। लेकिन कई पार्टियां जो अलायंस में हैं तो उनकी ख्वाहिश ये थी, और उन्होंने पहले भी कई मीटिंग्स में ख्वाहिश जाहिर की थी कि क्या ये जो इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए बना है और ख़ास तौर से इसका मकसद है कि बीजेपी को इक़्तिदार से हटाना, नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार से हटाना, तो क्या हम लोग असेंबली इंतखाबात में अलायंस में जा सकते हैं? तो इस पर बातचीत नहीं हुई। फिर अलग अलग इंडिविजुअल पार्टियों ने भी ये इसरार किया कि हम लोग अलायंस कर लेते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने, कहीं ना कहीं से बीएसपी अभी पूरे तौर पर उसमें नहीं, लेकिन बीएसपी ने भी ख्वाहिश जाहिर की कि हम लोग असेंबली इलेक्शन में कहीं अगर कोई तालमेल बन पाए। तो इस तरह से कई पार्टियों ने अलायंस के लिए कोशिशें की कि कांग्रेस के साथ उनका असेंबली इन 4 रियासतों में या 4 में जितने भी में भी जिस की मौजूदगी है उसमें अलायंस हो जाए। लेकिन कांग्रेस का रवैया, वो ये बार बार ये कह दिया कि ये जो अलायंस बना है इंडिया, उसका मकसद ही है लोकसभा इलेक्शन में, असेंबली के लिए कोई बातचीत नहीं हुई है। बेहतर ये होता कि अगर असेंबली में भी अगर वो लोग जहां भी जिस स्टेट में जिस पार्टी की मौजूदगी थी, अगर वो जिस पार्टी की मौजूदगी थी और जितना जो पार्टी मजबूत थी, उस बुनियाद पर वो अलायंस में जा सकते थे, उसका फ़ायदा ही होता। और उससे एक इंडिया जो अलायंस है, वो जो गठबंधन है, वो जो इत्तेहाद है, उसको भी मजबूती मिलती। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की उसमें, एक तो कांग्रेस जब पार्टी का पावर में आ जाती है या थोड़ी सी मजबूत हो जाती है, तो ये तमाम लोगों का तासुर है, उनके अंदर थोड़ा एरोगेंस आ जाता है। अब मध्य प्रदेश में एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने ख्वाहिश जाहिर की अलायंस की, तो उनको सीधे नकार दिया गया कि हम लोग असेंबली में अलायंस नहीं करेंगे। ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, अलायंस का कोई एजेंडा और ये मुद्दा भी नहीं है। अखिलेश यादव ने ख्वाहिश जाहिर की और थोड़ा सा 2-4 कदम आगे बढ़ के और चाहा कि हाँ हो जाए अलायंस। तो तकब्बुर का आलम ये था कमलनाथ का कि जो कांग्रेस के जो सीएम फेस थे और साबिक सीएम भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, वो उनके एरोगेंस का आलम ये था कि उन्होंने अखिलेश यादव को इस तरह से ह्यूमिलेट करने की कोशिश की और अब वो खुद ह्यूमिलेशन झेल रहे हैं। उन्होंने अखिलेश वखिलेश, कौन है ये अखिलेश वखिलेश जो अलायंस चाहता है,
तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत का वज़ीर आला रह चुके हैं, और कमलनाथ का ये अरोगेंस पूरी कांग्रेस को ले डूबा है। और ये अगर कांग्रेस नहीं सुधरी तो ये जो ज़रा सा कांग्रेस मजबूत होती है और उनके अंदर का वो कभी भी, बिहार में भी अगर आप देख लीजिए पिछली मर्तबा अलायंस की जब कोशिश की गई, बाद में अलायंस हुआ, लेकिन उन्होंने बिहार में जहां कोई वजूद नहीं है कांग्रेस का, या एक तरह से बुरी वजूद है लेकिन बहुत ही नॉमिनल वजूद रह गया है। कांग्रेस कोई बहुत मजबूत पार्टी नहीं है वहां पर कि अपने बलबूते पर हुकूमत बना ले, या अलायंस में भी कोई अपर हैंड वाली अलायंस पार्टनर हो, बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने 150 सीट से शुरुआत की थी बिहार में। अलायंस में उनको आरजेडी के साथ 150 सीट चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस अपने आप को समझती नहीं है कि उसका स्टेट में क्या वजूद है, उसकी क्या हैसियत, क्या वक़्त है। और वो 150 सीट से बार्गेन करते करते वो 90 पे आए और 80 पे आए और आखिरकार जाके 40 पे मामला बना, जिसमें 19 सीट उन्होंने जीती थी। तो ये कांग्रेस 150 किस बुनियाद पर? इलॉजिकल। यही ऑरोगेंस है कांग्रेस का, यही ऑरोगेंस उनको एनसीपी के साथ अलायंस नहीं करने दिया उसने महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में। महाराष्ट्र में नहीं हुआ था उनका अलायंस, दोनों अलग अलग लड़े थे। यही ऑरोगेंस कांग्रेस का और दूसरी रियासतों में रहा है कि जरा सा कांग्रेस मजबूत होती है तो वो फौरन, जिसे कहते हैं, वो अपने आप को अजीब तरह से जाहिर करने लगती है उनकी लीडरशिप। तो ये ऑरोगेंस जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक यही हश्र होता रहेगा। इसकी एनालिसिस अलग अलग तरह से हो सकती है, बहुत सारे इल्ज़ामात और काउंटर इल्ज़ामात लग सकते हैं। मायावती का जो बयान आया है कि इलेक्शन में ऐसा कैसे हो गया, ये नतीजे, जो तमाम चीज़ें सही, लेकिन जब तक ये जो रवैया है और ये रुख है, ये जो अरोगेंस है, ये तकब्बुर है पार्टी के लीडरान का, जब तक वो ख़त्म होगा नहीं और जब तक वो हम्बुल होकर इज्जो इनकिसार के साथ आवाम से या दूसरे लीडरान से पेश नहीं आएंगे, तब तक कांग्रेस का हश्र ऐसा ही रहेगा। कांग्रेस उठने में बहुत मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस को। और कांग्रेस ने एक और, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस ने एक और हिकमत अमली अपनाई, या चालाकी से हिकमत अमली, जो पॉलिटिकल एक्यूमेन कहते हैं, कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाया वो। कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की जब बात हुई तो कि भाई अभी हम लोग सीट का बंटवारा कर लेते हैं। इंडिया अलायंस के जो मुंबई मीटिंग हुई उसमें आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने यह प्रपोजल रखा कि हम लोग अभी से डिफरेंट स्टेट्स में अपनी अपनी सीटों का तालमेल क्या होगा, एक तरह से एक मोटा मोटी एक बंटवारा कर लेते हैं और सीटों के अलोकेशन पर बातचीत कर लेते हैं। तो कांग्रेस ने यकसर नकार दिया, उसको मुस्तरद कर दिया। और क्या वजह थी मुस्तरद करने की? कांग्रेस को यह लग रहा था कि इन 4 असेंबली रियासतों में, खास तौर से जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 4 रियासतों में कांग्रेस को उम्मीद थी कि उनकी हुकूमत बन जाएगी, या 4 में से कम 3 में बन जाएगी। तो इंडिया अलायंस में जब लोकसभा इलेक्शन होगा तो कांग्रेस डिक्टेट कर पाएगी, बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत होगी, और कांग्रेस दूसरे बार्गेन करने की पोजीशन में नहीं होगी। कांग्रेस जो चाहेगी वो करेगी, वो यानी डिक्टेट करने की पोजीशन में होगी और लोगों को इशारे पर नचाने की पोजीशन में होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए ये उल्टा पड़ गया। तो कांग्रेस ने ये हिकमत अपने लिए अपनाई थी। ये हम तमाम लोग समझते हैं कि असेंबली इंतखाब से पहले मुंबई मीटिंग में लास्ट में जो हुई उसमें क्यों नहीं अलायंस किया उन्होंने, मतलब कि सीट शेयरिंग पर क्यों बातचीत नहीं की। तो ये अगर इस तरह की चालाकी, अरोगेंस जब तक रहेगी तब तक मुश्किल है कि कांग्रेस, एनालिसिस कर सकते हैं, कांग्रेस के तमाम लीडरान अपने आप को हम्बुल शो कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं वो बहुत हम्बुल हैं, आवाम के बीच के हैं, लेकिन जब मौका आता है तो उन्हीं के लीडरान जो हैं अखिलेश यादव जैसे बड़े लीडर को, जो अपोजिशन का बड़ा चेहरा है और साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी रियासत के, जितनी मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत बनाने के लिए सीट चाहिए थी, उससे ज्यादा अपोजिशन में रहते उनके पास सीट है। और कांग्रेस और कमलनाथ ये बोलते हैं, कौन है ये अखिलेश वखिलेश? कमलनाथ को अभी अपनी भी वक़्त समझनी चाहिए कि कमलनाथ के क्या वक़्त है। पार्टी में मध्य प्रदेश की आवाम ने दिखा दिया। जी, मध्य प्रदेश की आवाम ने दिखा दिया। कांग्रेस के बहुत कद्दावर और पुराने लीडर हो सकते हैं, लेकिन वो एक टर्म भी वज़ीर आला नहीं रह पाए कभी मध्य प्रदेश के, और वो अखिलेश यादव को बोलते हैं अखिलेश वखिलेश। तो कांग्रेस जब तक इस मोड से बाहर नहीं निकलेगी तब तक कांग्रेस का कुछ भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस के लीडर हज़ार राहुल गांधी रैली करते रहे, भारत यात्रा निकालते रहे, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा था ना भारत यात्रा का, जो और एक बड़े कद्दावर और बड़े संजीदा लीडर के तौर पर उभरे थे, तो
उस तरह की तो उनके जो लीडरान हैं बाकी उनके बाद के और दूसरे, वो उन पर पानी फेरने का और उसको धोने का काम करते हैं वो लोग। डॉक्टर साहब, मौजूदा पस मंजर में अगर हम बात करें तो जो रिजल्ट आ रहा था 4 रियासतों का, 3 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि हम मीटिंग बुला रहे हैं और 6 दिसंबर को वो मीटिंग बुलाई जाएगी। उस मीटिंग के लिए अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी ने, नीतीश कुमार ने, हेमंत सोरेन ने, MK स्टालिन ने, इन तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत करने से माजरत जाहिर कर ली और उसी की वजह से ये मीटिंग मुलतवी की गई, पोस्टपोन की गई। अब ये मीटिंग की अभी जब हम बात कर रहे हैं तब नई तारीख आई है कि 17 दिसंबर को दिल्ली में मीटिंग होगी। ममता बनर्जी और जिन नेताओं का, जिन बड़े लीडरान का मैंने नाम लिया, इनकी नाराजगी जो है वो कांग्रेस को कहां तक ले जाएगी, कहां? देखिए, इन तमाम की नाराजगी कांग्रेस के रवैये से है। कांग्रेस के जो लीडरान है उनका जो रवैया है, जो मैंने बोला अपनी बात में थोड़ी देर पहले कि उनका जो अरोगेंस है और उनका जो अप्रोच है वही अपोजिशन के लीडरान को नजदीक लाकर फिर दूर कर देता है। या तो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप हो या बाद की लीडरशिप हो, सेकेंड लाइन की लीडरशिप हो, वो सब एक ऐसा कर जाते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या जो भी कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं उस पर वो फिर पानी फेर देते हैं। तो और ये नाराजगी जाहिर है कांग्रेस की। ऐसा नहीं कि हम तमाम सहाफ़ी लोग ही कांग्रेस की जब हिकमत अमली और उनकी चालाकी को समझ पा रहे हैं, तो तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सियासत की है, वो इनकी इन चालों को, इन हिकमत अमलियों को क्यों नहीं समझ पा रहे होंगे। तो वो सब कि कांग्रेस का रुख क्या है। कांग्रेस बड़ी अपोजिशन पार्टी, सबसे बड़ी है और पैन इंडिया प्रेजेंस है उनका, उनकी मौजूदगी है पूरे मुल्क में। तो इस वजह से वो मीटिंग का एजेंडा, मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी वो निभाते हैं। लेकिन अगर नज़रअंदाज करके या पार्टी के किसी एक लीडर को भी नज़रअंदाज या ह्यूमिलेट किया जाएगा तो तमाम लीडरान की नाराज़गी जायज़ है। और इतनी उजलत में असेंबली इलेक्शन अभी का नतीजा आया और इतनी उजलत में मीटिंग बुलाने की ज़रूरत ही क्या थी। थोड़ा सा मामला जिसको कहते हैं डस्ट सेटल होने देते तो फिर अलायंस की मीटिंग बुलाते। अभी जो 17 दिसंबर को मीटिंग बुलाई गई है, ये एक मुनासिब वक्त लग रहा है। अब उन्होंने अकलमंदी से काम लेकर टाइम दिया गया 10 है दिन तमाम लीडरान अपने स्टेट में, अपनी क्योंकि तमाम लीडरान की अपनी अपनी जो है वो अपनी इंगेजमेंट्स होती हैं, अपनी मसरूफियात हैं। कोई स्टेट में होगा, कोई कहीं बाहर होगा, किसी की तबीयत ठीक नहीं होगी, तो उनको कम से कम वक्त मिल जाएगा अपना प्लान करने का, आगे का वो शिरकत के लिए वो प्लान कर पाएंगे। अचानक 2 दिन में मीटिंग बुला लेना, असेंबली इलेक्शन और अनाउंसमेंट के 1 या 2 दिन आते बस ठीक 2 दिन के बाद मीटिंग रख दी। ऐसे में तमाम लीडरान का पूरे इंडिया से इकट्ठा होना, पूरे भारत से इकट्ठा होना। ममता बनर्जी ने यही बात कही कि हमारे प्रोग्राम पहले से तय हैं, 6 और 7 दिसंबर को वज़ीर-ए-आला का प्रोग्राम लंबे अरसे तक तय होता है, तो वो बात नेचुरल है, वो फितरी बात है और इस वजह से वो मीटिंग बुलानी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी का प्रोग्राम पहले से तय है। जैसा आपने बताया कि वज़ीर-ए-आला का प्रोग्राम काफी पहले से तय होता है। अब अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर पलटवार कर रहे हैं। उनका एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने पूरे इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को वोट देने की एक भी बार अपील नहीं की। क्या यह सवाल नहीं उठता है कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी को अपने किसी प्रोग्राम में बुलाया और उनसे वोट देने की अपील की? अगर अपने हक में आप चाहते हैं कि वोट दिया जाए तो यह सवाल उठेगा कि आपने क्यों उनको नहीं बुलाया। यह सवाल अधीर रंजन चौधरी आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल के लिए क्यों नहीं करते हैं? यह सवाल अखिलेश यादव के लिए क्यों नहीं है अधीर रंजन चौधरी का? यह सवाल स्टालिन से क्यों नहीं है? यह सवाल शरद पवार से क्यों नहीं है? तो इस तरह के तमाम जो बड़े लीडरान हैं जो अलायंस के, उनसे सवाल क्यों नहीं? अधीर रंजन चौधरी का सवाल सिर्फ ममता बनर्जी से क्यों है? इसके पीछे का मकसद समझा जा सकता है। वो ममता बनर्जी को दूर लाना चाहते हैं या नज़दीक लाना चाहते हैं। इससे अंदाज़ा लगता है कि जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप है, जो बताया ना कि जो मेहनत करके और जो शबीह बनाने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी, और जो जैसे भारत यात्रा करके उन्होंने जो अपनी शबीह बनाई, अपनी जो इमेज बनाई संजीदा किस्म के लीडर की, और वो जो तमाम जो अपोजिशन और बीजेपी का जो पप्पू इमेज वाला कैंपेन था, उससे उन्होंने बाहर निकाला अपने आप को, और वो बाहर और संजीदगी से लिए जाने लगे। यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म भी अक्सर मीटिंग्स में परेशान होकर नाम लेते थे और अटैक करते थे उनकी पॉलिटिकल
जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते थे कांग्रेस के, उस पर भी अटैक करते थे। वो सिर्फ पर्सनल अटैक नहीं उन्होंने किया। तो इसका मतलब कि पॉलिटिकली संजीदगी से लिया जाने लगा था। और ये अब अधीर रंजन चौधरी का जो बयान है वो उस पर पानी फेरने वाला बयान है, और ममता बनर्जी को खुद से यानी अलायंस से दूर करने वाला बयान है। इसका मतलब अधीर रंजन चौधरी ये नहीं चाहते हैं कि ममता बनर्जी संजीदगी से जुड़े। ये सवाल अगर ममता बनर्जी से पूछा गया तो अखिलेश यादव से क्यों नहीं पूछा? क्या अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए कैंपेन किया, या कांग्रेस की अपनी जिम्मेदारी थी? क्या कांग्रेस ने अपने अलायंस पार्टनर को अपना स्टेज दिया कि आप आइए, इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ कैंपेन का एक स्टार कैंपेनर की लिस्ट में आप भी वक्तन फवक्तन 2 मीटिंग 3 मीटिंग 2-4 रैलियों को एड्रेस कीजिए? क्या कांग्रेस ने ऐसा प्लान किया था? ऐसा कोई कांग्रेस ने प्लान नहीं किया था। किसी भी अलायंस लीडर को नहीं बुलाया था इन लोगों ने। जब अलायंस लीडर को इन्वाइट ही नहीं किया पूरे इलेक्शन कैंपेन में, तो फिर अलायंस लीडर से ये सवाल पूछने का हक अधीर रंजन चौधरी को किसने दिया कि वो ममता बनर्जी से ये पूछें कि पूरे कैंपेन के दौरान उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की एक बार भी अपील नहीं की? अखिलेश यादव ने अभी कहा है कि अब सबसे पहले सीट शेयरिंग पे बात होगी, उसके बाद कोई बात। 2 टोक अल्फाज में उन्होंने कह दिया है। ये बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। कांग्रेस को इन तमाम अपोजिशन लीडर को, हर इंसान यहां सियासत करने के लिए बैठा है। जो भी अलायंस पार्टनर है वो सियासत कर रहे हैं, और सबको सियासत करनी चाहिए और अच्छी तरह सियासत करनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा सियासी दांव है, और इस पर उस पर कांग्रेस को बहुत टाइट रखना चाहिए इन लोगों को कि यस, कि पहले सीट शेयरिंग पर बात हो, उसके बाद एजेंडा और तमाम जो मैनिफेस्टो है सब हम लोग तय करेंगे, फिर हिकमत अमली बनेगी, स्ट्रेटजी बनेगी। लेकिन ये बात सिर्फ अखिलेश यादव की तरफ से नहीं, अब अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी और शरद यादव और स्टालिन और बाकी तमाम लीडरान को भी उठानी चाहिए, और लालू यादव, तेजस्वी यादव, तमाम लोगों को ये सवाल उठाना चाहिए कि यस, आप पहले सीट शेयरिंग पे बात कीजिए, सीट का तय कीजिए कि कौन किस स्टेट में कौन किस तरह से लड़ेगा। उसके बाद फिर एजेंडे पे बात होगी। एजेंडा तो तय है कि ये लोग बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस को इतना टाइट रोप पर रखना बहुत जरूरी है इन अलायंस पार्टनर्स को। बस आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल का आपने नाम लिया, वो बहुत खामोश नजर आ रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ बयान आ जाता था इस इंडिया अलायंस की मीटिंग को लेकर, और फिर जो कांग्रेस की हार जीत हुई है इससे मुताल्लिक उनका कोई खास बयान नहीं आया है। इससे इस खामोशी के पीछे का राज क्या है? बिल्कुल खामोशी है। हो सकता है कि उनके अंदर भी कोई नाराजगी हो। उनका मामला, उनका फोकस दिल्ली है और कुछ हद तक गुजरात है, तो और पंजाब है। इन तमाम रियासतों में वो किस तरह की सीट शेयरिंग होगी, क्या होगा, इसको लेकर वो खामोश हैं, और इस पर बहुत आसानी से मामला हल होने वाला नहीं है। हमें ऐसा लगता है इस पर बहुत बैठकर मंथन करना पड़ेगा इन तमाम लोगों को, तब जाकर ये मसला हल होगा सीट शेयरिंग का। इतना आसान मामला ये नहीं है, क्योंकि सब लोग सियासत कर रहे हैं और सियासत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होता, और करना भी नहीं चाहिए। और अपने अपने जो टर्म्स होते हैं उस पर सबको लाने की कोशिश करनी चाहिए, और सबको आना चाहिए सबके ताकि सबका मफाद जो है, ये सियासी जो मफाद है और सियासी जो इंटरेस्ट है पब्लिक के इंटरेस्ट में, वो भी पूरा हो। तो अरविंद केजरीवाल की खामोशी एक तो कांग्रेस के हार की वजह से भी हो सकती है, और अरविंद केजरीवाल खुद, उनकी पार्टी बहुत सारे मामलात में सेंटर की तरफ से घिरी हुई है। बहुत सारे केसेस हैं उनके, तमाम बड़े लीडरान केसेस में सब जेल में बंद हैं, और बार बार धमकी भी मिलती है, बार बार ऐसा खौफ भी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कहीं कोई इस तरह की कार्रवाई न की जाए। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल एक हिकमत अमली के तहत ऐसा लगता है कि उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी है। अभी कांग्रेस का जो रवैया है, ये आखिरी सवाल बिल्कुल लास्ट है मेरा, अभी जो कांग्रेस का रवैया है, इस रवैये को आप कैसे देख रहे हैं कि कांग्रेस का तकब्बुर जो है उसमें कुछ कमी आएगी, या कांग्रेस का यही रवैया बरकरार रहेगा जिससे इंडिया अलायंस बिखर जाएगा? आप इसको कैसे देखेंगे? अगर कांग्रेस ने, जिसको कहते हैं कि अगर सबक नहीं सीखा अपने फेल्योर से, तो उससे ज्यादा अहमकाना रवैया क्या हो सकता है? चाहे वो किसी इंडिविजुअल के लिए हो, किसी पार्टी के लिए हो, या किसी ग्रुप के लिए हो, किसी सोशल ग्रुप के लिए हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो, तमाम पर यह लागू होता है। अगर वो अपना तकब्बुर, अपना अरोगेंस, अपना रवैया और एक बिग ब्रदरली हैंड जो रखने की कोशिश करते हैं हाथ दूसरी पार्टियों पर, तो अगर वो रवैया नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये इंडिया अलायंस कामयाब नहीं होगा और इंडिया अलायंस फिर बिखर जाएगा। इसमें ये जिम्मेदारी सबको जोड़ने की, कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के नाते
सबको जोड़कर रखने की, तमाम कुंबे को एक साथ रखने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी कांग्रेस की है। शुरुआत नीतीश कुमार ने ज़रूर की, लेकिन नीतीश कुमार को भी वो इज्जत मिलनी चाहिए। तमाम जो पार्टी के लीडरान हैं सब एक तरह से सब कद्दावर लीडर्स हैं, उन तमाम को अगर वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा और अखिलेश की तरह जिस तरह से कमलनाथ ने ह्यूमिलेट किया अखिलेश कौन है ये कह के, तो अगर इसी तरह का रवैया रहा तो यकीनी तौर पर इंडिया अलायंस कुछ नहीं कर पाएगा और इंडिया अलायंस बिखर जाएगा। इंडिया अलायंस नाम की फिर कोई चीज़ नहीं रह पाएगी वजूद में। बहुत शुक्रिया आपका। तमाम नताइज आने के बाद इंडिया अलायंस में सर फुटबॉल है, जिसके बारे में हम तफसीली बात कर रहे थे। बहरहाल कांग्रेस का जो तकब्बुर है, कांग्रेस का जो घमंड है, इसकी वजह से दीगर पार्टियों के नेताओं में सख्त नाराजगी पाई जा रही है, वो काफ़ी बरहम है। बहरहाल अब 17 दिसंबर को जो दिल्ली में मीटिंग होगी, इस मीटिंग के बाद अंदाज़ा होगा कि इंडिया अलायंस का मुस्तकबिल और उसका फ्यूचर क्या होगा। आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस और हमें दें इजाज़त।